आयु पर आधारित प्रश्न। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज आप लोगों को बताया जाएगा आयु पर आधारित प्रश्न। आयु पर, एज से संबंधित प्रश्न कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए। एज पर अगर आधारित प्रश्न हो, आयु पर आधारित प्रश्न हो, तो उसको सबसे पहले बनाने के लिए, ठीक है, आयु का, हाँ, अगर आयु का सवाल कहीं भी उम्र का सवाल यदि आपको बनाना हो तो सबसे पहले इसमें वर्तमान उम्र माना जाता है। अगर वर्तमान उम्र पता हो जाए, जैसे अगर हमारा अगर वर्तमान उम्र पता हो जाए आप लोगों को कि हमारा उम्र इतना साल है, तो हम कहेंगे कि 2 साल बाद हमारा उम्र कितना होगा, तो आप लोग बता दीजिएगा साइंस, 2 जोड़ दीजिएगा। अगर हम पूछ देंगे कि 10 साल पहले हमारा उम्र कितना था, तो घटा दीजिएगा, तो भी निकल जाएगा। यानी कि आयु का सवाल यदि आपको बनाना हो तो सबसे पहले वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। वर्तमान उम्र, अगर वर्तमान उम्र पता है तो आप कितनाहू साल आगे का कितनाहू साल पीछे का उम्र निकाल दीजिएगा। अगर हम बता दें कि हमारा उम्र 34 साल है, तो बताओ कि अब से 5 साल बाद हमारा उम्र कितना होगा? 39 साल। 29 39 साल। कौन तो 29 कह रहा है? लक्ष्मण। 39। आज हमारा उम्र 34 है, तो 5 साल बाद हम 29 साल के हो जाएंगे, घट जाएंगे जी। 39। हाँ, पीछे का पूछ दे कि 2 साल पीछे का उम्र क्या होगा, तो 2 घटा देंगे। तो उम्र का सवाल यदि बनाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रेजेंट वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। अगर वर्तमान उम्र पता है तो कितनाऊ साल आगे पीछे का उम्र हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, बोलते हैं यदि पिता की आयु में यदि पिता की आयु में यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ा जाए, उसके पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ा जाए, उसके पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ा जाए, तो जोगफल 70 वर्ष प्राप्त होता है। जोगफल 70 वर्ष प्राप्त होता है। परंतु यदि पिता की दुगनी आयु में परंतु यदि पिता की दुगनी आयु में पिता की दुगनी आयु में परंतु यदि पिता की दुगनी आयु में पुत्र की आयु जोड़ी जाए, पुत्र की आयु जोड़ी जाए,
क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। तो जोगफल 95 वर्ष आता है, जोगफल 95 वर्ष आता है। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है। पुत्र का भी वर्तमान उम्र कितना होगा बताना है, और पिता का भी वर्तमान उम्र कितना होगा बताना है। ठीक है, तो ये आयु से संबंधित प्रश्न हुआ, उम्र से संबंधित प्रश्न हुआ, एज से संबंधित प्रश्न हुआ। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो अभी हम कुछ देर पहले बताए कि अगर आयु का सवाल होगा तो सबसे पहले आपको वर्तमान उम्र मानना होगा। और क्वेश्चन में पिता कह रहा है, पुत्र कह रहा है, तो पिता का भी वर्तमान उम्र मानना जरूरी है और पुत्र का भी वर्तमान उम्र मानना जरूरी है। पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, राम हो, सीता हो, मोहन हो, गीता हो, बड़ा हो, छोटा हो, मित्र हो, दोस्त हो, अर्जुन हो, कोई भी हो, दो अलग अलग व्यक्तियों का चर्चा करेगा तो दोनों का वर्तमान उम्र मानना जरूरी है। दोनों का वर्तमान उम्र मानना जरूरी है। पिता का भी वर्तमान उम्र हम मानेंगे, पुत्र का भी वर्तमान उम्र मानेंगे। ऐसा नहीं कि पिता का मान लिए हो गया, पुत्र का नहीं। पिता का भी वर्तमान उम्र मानो और पुत्र का भी वर्तमान उम्र मानो। ज्यादातर 99% सवाल में वर्तमान उम्र ही पूछता है, वर्तमान उम्र ही पूछता है। ठीक है, अगर वर्तमान उम्र पता है तो हम कितना ही साल बाद का आगे का निकाल देंगे। इसीलिए वो समझ जाता है कि लड़का जब वर्तमान उम्र निकाल दिया तो कितना हूं हम आगे पीछे का पूछेंगे तो बता देगा। तो ज्यादातर सवाल में वर्तमान उम्र ही पूछता है। अगर वर्तमान उम्र न भी पूछे, वर्तमान उम्र न भी पूछे तो उससे हमको घबराना नहीं है। वर्तमान उम्र न भी पूछे तभी हमको वर्तमान उम्र ही निकालना है, क्योंकि वर्तमान उम्र पता होगा तभी हम आगे पीछे का उम्र बता सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पिता का चर्चा किया है, उसके पुत्र का चर्चा किया है, तो पिता एक अलग व्यक्ति हो गया, पुत्र एक अलग व्यक्ति हो गया। हालांकि ऐसे इस तरह से दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सवाल के लिए हमारा पिता एक अलग हो गया, पुत्र एक अलग हो गया, तो हम पिता का वर्तमान उम्र अलग मानेंगे, पुत्र का वर्तमान उम्र अलग मानेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि पिता पुत्र का वर्तमान उम्र दोनों बराबर हो। पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र कभी बराबर हो सकता है? कोई बता सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता है। नहीं सर, नहीं हो सकता है सर। ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पिता का भी उम्र उतना ही हो, तुम्हारा उम्र भी उतना ही हो। ये कैसे संभव है? होगा? नहीं होगा। नहीं ठीक है, पिता से निश्चित ही पुत्र छोटा होगा और पिता हमेशा बड़ा होगा। अब किसी के मन में ये प्रश्न आता हो कि सर अगर पुत्र बड़ा हो जाए तो कैसे बाप से पहले ले क्या हो जाएगा जी? नहीं होगा। ठीक है, तो पहले पिता होंगे तब ना पुत्र होगा, इसलिए पिता हमेशा बड़ा होगा, पुत्र हमेशा छोटा होगा। तो पिता का वर्तमान उम्र निश्चित ही अलग होगा, पुत्र का वर्तमान उम्र निश्चित ही अलग होगा। तो हम दोनों का वर्तमान उम्र मान लेते हैं। कभी भी आयु का सवाल हो तो ऐसे ही बनाना है कि जिस व्यक्ति का निकालना है उसका वर्तमान उम्र मानो। माना कि पिता का वर्तमान उम्र मान लेते हैं। पिता का वर्तमान उम्र 1 वर्ष। पिता कहे, पुत्र कहे, माता कहे, भाई कहे, बहन कहे, दोस्त कहे, राम कहे, सोहन कहे, कोई भी कहे, उसका वर्तमान उम्र ही मानेंगे। इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है उसका, तो पुत्र है दूसरा व्यक्ति, तो पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। 2 चर राशि माना है, इसके लिए अलग चर राशि, इसके लिए अलग चर राशि, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को सबसे पहले हमको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना है। और जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण आ जाएगा तो उसको हम किसी भी नियम से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे तुलनात्मक विधि से, चाहे वज्रगुणन विधि से। तो पहले तो हमको समीकरण लाना जरूरी है। तो 2 चर वाला सबसे पहले हम समीकरण लाएंगे, इसके बाद हम हल करेंगे। तो अभी हम समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला प्रयास रहेगा कि दोनों का वर्तमान उम्र माना जाए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी सवाल में, आयु का सवाल हो, कहीं भी तुम्हारे जीवन में अगर आयु का सवाल से भेंट हो जाए तो करना क्या है कि सबसे पहले उसका वर्तमान उम्र मानेंगे।
वर्तमान उम्र मान लो, सवाल तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, तो मान लिया पिता का वर्तमान उम्र x और पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। ये तो हमारे हिसाब से आप लोगों ने कर दिया, अब प्रश्न का भी हिसाब किया जाए। प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि पिता के आयु उसके पुत्र के आयु का दुगना जोड़ा जाए। पिता के आयु में उसके पुत्र के आयु का दुगना जोड़ा जाए तो जोगफल 70 वर्ष आता है। ठीक है, तो हिंदी में हम वाक्य लिख भी सकते हैं, क्योंकि बड़ा वाक्य है तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, छोटा रहता है तो लिख भी सकते हैं। तो ध्यान दो, कह रहा है कि पिता के उम्र में, तो भाई पिता का उम्र x है तो यहाँ पर x उतार दो। कह रहा है पिता के उम्र में, तो पिता का उम्र x है, पिता का उम्र x है, तो कह रहा है कि पिता के उम्र में यदि पुत्र के उम्र का दुगुना, तो पुत्र का उम्र y है। ये पिता का उम्र है, ये पुत्र का उम्र है, तो कह रहा है कि पिता के उम्र में, पिता के उम्र में पुत्र के उम्र का दुगुना, तो लो दो गुना हो गया। तिगुना कहेगा तो 3 से गुना, 4 गुना कहेगा तो 4 से गुना, आधा कहेगा तो 2 से भाग, तिहाई कहेगा तो 3 से भाग। तो कह रहा है कि पिता के उम्र में, तो पिता का उम्र अलग लिख दिए, पुत्र के उम्र का दुगुना, तो पुत्र के उम्र का दुगुना जोड़ दिया जाए, तो लो भाई जोड़ देते हैं, कितना आता है? 70 वर्ष। 70 वर्ष। ये समीकरण एक हो गया। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बात समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अरे सर, अरे बिल्कुल, बिल्कुल आसान है। आप क्वेश्चन के वाक्य को पढ़िए, उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, उसके अर्थ को समझिए और उसके हिसाब से आप क्रिया करते रहिए। एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पिता के उम्र, तो पिता का उम्र हम एक अलग लिख दिए, पुत्र का उम्र y लिख दिए। कह रहा है कि पिता के उम्र में पुत्र के उम्र का दुगुना, तो पुत्र का उम्र y है तो दुगुना करेंगे तो 2y होगा। जोड़ दिया जाए, तो भाई जोड़ दिए, कितना आता है? 70 आता है। कितना कितना सिंपल वाक्य चाहिए बोलो? बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं भी इसमें जो शब्द है बुलवाने लायक नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस क्वेश्चन को आपको पढ़ करके इमेजिन करना है, कल्पना करना है, सोचना है, उसके अर्थ पर विचार करना है कि पिता के उम्र, पिता का उम्र x है, पुत्र का उम्र y है, पुत्र के उम्र का दुगुना, तो भाई 2 से गुणा करो, तिगुना तो 3 से गुणा करो, 4 गुना तो 4 से गुणा करो, आधा कहेगा तो 2 से भाग दो। तो कह रहे कि पिता के उम्र में पुत्र के उम्र का दुगुना, तो पुत्र का उम्र y है, दुगुना कर दिए तो 2y, जोड़ दिया जाए तो जोड़ देते हैं बराबर 70। ये पहला समीकरण। और दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? दूसरा वाक्य पर जाते हैं तो एक समीकरण आ गया, एक समीकरण हमारा आ गया, 2 4 वाला रैखिक समीकरण। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि पिता के उम्र के दुगुना में पुत्र का उम्र जोड़ दिया जाए। पिता के उम्र का दुगुना, तो बताओ पिता का उम्र x है, दुगुना करेंगे तो 100। पिता का उम्र x है, अगर दुगुना करेंगे तो 2x। पिता का उम्र x है, दुगुना करेंगे तो 2x। जोड़ दिया जाए किसका उम्र? पुत्र का उम्र, पुत्र का उम्र y जोड़ दे तो कितना आता है? 95। ये समीकरण दूसरा। इसमें कह रहा था कि पिता के उम्र में पुत्र के उम्र का दुगुना जोड़ दो तो 70 आता है। इसमें कह रहा है कि अब पिता के उम्र के दुगुना में पुत्र का उम्र जोड़ दो, तो पिता का उम्र तो दुगुना कर दे, उसमें पुत्र वाला जोड़ दो तो 95 आता है। इसी को आपको विलोपन विधि से हल कर देना है, क्या नहीं बनेगा? बन जाएगा। बन जाएगा। अगर अगर y का टाना है, y का टाना है तो इसमें 2 से गुणा, इसमें y के पहले 1 है तो 1 से गुणा, गुणा कर देंगे। हल कर दो, जल्दी से बनाओ। हल करके समझ में नहीं आया है तो बोलना होगा, फिर बताएंगे। बन बन गया सर। बन गया बनाओ, सर, माइक बन। बंद करो, माइक बंद करो, बनाओ।
हो गया सर। हो गया सर। बन गया सर। हो गया सर। बन गया सर। कितना आया? पिता का उम्र एक 40 सर, वर्ष और पिता का उम्र 40 और बेटे का उम्र 15। 15। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसको आप लोग किसी भी विधि से बना सकते हैं। हम बता रहे हैं विलोपन विधि से, आप लोग किसी भी विधि से बना सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन जब एग्जाम में बोल दे कि आपको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है तो उसी विधि से बनाइएगा। तुलनात्मक कह देगा तो तुलनात्मक तो कहेगा नहीं, लेकिन कह देगा तो तुलनात्मक बनाइएगा। वज्र गुणन कहेगा तो वज्र गुणन बनाइएगा। विलोपन कहेगा तो विलोपन है। कुछ नहीं कहेगा तो आप स्वतंत्र है, हम तो विलोपन बताते हैं। आप लोग जो विधि से वो विधि से बनाइए। यानी पिता का उम्र आया है 40 वर्ष और पुत्र का उम्र 15 वर्ष, तो लिखना होगा कि अतः, लास्ट में लिखेंगे कि अतः पिता का वर्तमान उम्र बराबर x बराबर 40 वर्ष और पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y बराबर 15 वर्ष। इतना लिख करके वो फाइनल आपका आंसर होगा। कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको अभी समझ में नहीं आया है? कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको अभी समझ में नहीं आया है? लिखा जाए। सर समझ में नहीं आया। कौन बोल रहा है? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार। इतना दिन से कहा था? सर यही थे। तो इतना दिन से नहीं बोल रहा था, आज बोल रहा है। क्या बड़ा गुरहन। इतना दिन से आवाज नहीं जा रहा था? इसमें क्या दिक्कत है? कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? बताओ कहाँ क्या दिक्कत है? शुरू से समझाइए। शुरू से कुछ भी समझ में नहीं आया है? नहीं सर। चलो क्वेश्चन लिखो। 5 साल पहले 5 साल पहले नूरी सोनू की आयु की तिगुनी थी। नूरी 5 साल पहले नूरी नूरी कोई लड़की का नाम होगा नूरी, सोनू की आयु की तिगुनी थी। 5 साल पहले नूरी नूरी सोनू के आयु की तिगुनी थी। सोनू की आयु की तिगुनी थी। दस वर्ष बाद
10 वर्ष बाद नूरी 10 वर्ष बाद नूरी सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। दस वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा? दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा? तुम अपना माइक चालू करो जी। गुड्डू कुमार अपना माइक चालू करो। गुड्डू कुमार माइक ऑन करो। माइक चालू हो गया? जी सर। बताओ सबसे पहले क्या बतलाए हैं? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं सुना है। जब तुम ये भी नहीं सुना कि क्या बोले हैं तब कैसे तुम्हें समझ में आएगा? है? चलो देखो, ध्यान दो। हीरो बनने से नहीं होगा। हीरो बनने से कुछ नहीं होगा, ठीक ना? हम हीरो बना देते हैं हीरो लोगों को। ध्यान दो, हीरो कौन बनो? सबसे पहले हम ये बताए हैं, माइक बंद करो। सबसे पहले हम ये बताए हैं, माइक बंद कर लो। सबसे पहले हम यह बताए हैं कि कोई भी आयु का सवाल होगा, कोई भी आयु का सवाल होगा, ठीक है? देखो तुमसे नहीं आया है, तुमसे नहीं आया है, ठीक है? देखो परसों वाला लड़का सब बता देगा। क्या करना है जी? सबसे पहले सर सबसे पहले वर्तमान आयु मानना है। वर्तमान उम्र मान लेना है। यस सर। दोनों का वर्तमान उम्र मान कर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान दो, ठीक है? तो जो हमारी बात को ध्यान से सुनेगा उसको एकदम बात दिमाग में आएगा। जो सुनेगा ही नहीं, दिमाग उधर उधर रहेगा, कहां से समझ में आएगा? कहेगा हाँ क्या बोल दिए, फिर से बोलिए, ठीक है? तो ध्यान दो, सबसे पहले हम बताए यही है कि कोई भी आयु का सवाल हो, कोई भी हो, माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन दोस्त मित्र रिश्तेदार, कुछ भी हो, रिश्तेदार नाम से हो गांव से हो, कोई भी हो, आयु का सवाल होगा तो पहले वर्तमान उम्र माना जाता है। वर्तमान उम्र का मतलब कि आज के तारीख में 24 जून को उसका उम्र कितना हो रहा है, वही वर्तमान उम्र हो जाता है उस समय के लिए, ठीक है? तो वर्तमान उम्र का मतलब अभी अभी फिलहाल में उसका उम्र कितना हो रहा है, आज के तारीख में आज के डेट में उसका उम्र कितना हो रहा है, उस उम्र को माना जाता है। तभी हम पीछे का आगे का निकाल सकते हैं। तो आयु के सवाल में हमेशा वर्तमान उम्र ही मानेंगे। इसमें नूरी कह रहा है, सोनू कह रहा है, नूरी सोनू, नूरी सोनू, नूरी सोनू, तो दो व्यक्ति हुआ, एक नूरी एक सोनू। तो माना कि नूरी का वर्तमान उम्र, नूरी का वर्तमान उम्र X, मान लेते हैं सोनू का Y। करना क्या है? उसमें पिता का X माने थे, इसमें पुत्र का Y माने थे। इसमें नूरी को X मानते हैं, सोनू को Y मानते हैं। दिक्कत क्या है? व्यक्ति बदल गया, वहां पिता पुत्र था, यहाँ नूरी सोनू हो गया।
तो मान लिया कि नूरी का वर्तमान उम्र x वर्ष है, सोनू का वर्तमान उम्र y वर्ष। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस क्वेश्चन में देखोगे कितना व्यक्ति है, उन व्यक्ति का नाम क्या है, रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। बस संबंध पाया तो संबंध लगा के मानेंगे, आप नाम दिया है तो नाम लगा के मानेंगे। तो इसमें नूरी या सोनू नाम है, रिलेशन नहीं है कि क्या है, दोनों भाई बहन है, दोस्त है, मित्र है, क्या है। तो नूरी का वर्तमान उम्र x और सोनू का वर्तमान उम्र y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 5 साल पहले तुमको हम ले चल रहे हैं, 5 साल पहले। ठीक है, इतना लिखेंगे, केवल 5 साल पहले केवल लिखेंगे। कह रहे कि 5 साल पहले, एकदम ध्यान से समझो, 5 साल पहले पीछे, आज हमारा उम्र 30 साल है, ध्यान से सुनना, आज हमारा उम्र 30 साल है, तो 5 साल पीछे हमारा उम्र कितना होगा? 25 साल। 25 साल। 1 साल। उसी तरह से बताओ कि 5 साल पहले नूरी का भी उम्र कितना होगा? नूरी का उम्र x - 5 x - 5 हमारा 25 इसलिए बता दिए हो कि क्योंकि 30 में से 5 घटा दिए हो, तो 30 में से 5 घटाए ही हो, 30 - 5 किए हो, तभी तुम्हारा क्या है 25। लेकिन यहाँ पर नूरी का जो वर्तमान उम्र है, अब 5 साल पीछे का पूछ रहा है, आज के डेट में उसका उम्र x है जी, आज के डेट में उसका उम्र x है। अब 5 साल पीछे ले जाकर के उसका उम्र देखेंगे तो x में से 5 घटा दो, तो 5 साल पहले नूरी का उम्र हो गया, तो 5 साल पहले नूरी का उम्र हो गया इतना। तो क्या सोनू जो होगा 5 साल पहले, वो भी तो छोटा होगा, तो 5 साल पहले सोनू का उम्र, दोनों का उम्र निकालेंगे, सोनू का उम्र। तो सोनू का उम्र आज y है, तो 5 साल पहले y - 5 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों संबंध 5 साल पहले का ही कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी का उम्र सोनू के उम्र का तिगुना था। ये 5 साल पहले दोनों में लागू होगा, 5 साल पहले नूरी में भी और 5 साल पहले सोनू में भी। ठीक है, ये दोनों का वर्तमान उम्र है। जब तक से वर्तमान उम्र नहीं पता रहता था किसमें 5 तुम घटाते, आखिर 5 तुम किसमें घटाते अगर वर्तमान उम्र पता नहीं होता। तो इसीलिए वर्तमान उम्र मान लेने से हमारा सवाल और आसान हो जाता है, समीकरण बैठाने में दिक्कत नहीं होगा। तो वर्तमान उम्र दोनों का मालूम हो गया, 5 साल पहले कह रहा है, तो 5 साल पहले दोनों का निकालेंगे, नूरी का भी सोनू का भी। तो 5 साल पहले नूरी का उम्र जो होगा x - 5 होगा, आज x है, 5 घटा दो, x - 5। आज सोनू का भी 5 साल पहले उम्र कम होगा, तो y - 5। अब क्या कह रहा है, अब हम इसको समीकरण पर बैठाते हैं। ये नूरी का उम्र है, ये हमारे सोनू महोदय का उम्र है। ठीक है, ये नूरी महारानी हो गई, ये सोनू महाराज हो गए। ठीक है, तो नूरी महारानी का जो उम्र है, कह रहा है कि नूरी का जो उम्र है सोनू के उम्र का तिगुना है। ये नूरी का जो उम्र है सोनू के उम्र का तिगुना है। ठीक है, ये 5 साल पहले ये नूरी का उम्र है, ये 5 साल पहले सोनू का उम्र है। तो कह रहा है कि 5 साल पहले जो नूरी का जो उम्र है, 5 साल पहले जो नूरी का उम्र है सोनू के उम्र का तिगुना है, यानी तिगुना है। अगर बताओ हम बीच में जो बराबर दिए हैं, क्या एक्चुअल में ये बराबर हमारा सही है? नहीं सर, नहीं सर। इसलिए सही नहीं है, नहीं सर, इसलिए सही नहीं है, ये तिगुना है, ये तिगुना है, इससे ये तिगुना है। देखने में तुमको नहीं लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये तिगुना है। किसका माइक चालू है? ये तिगुना है। ठीक है, ये नूरी का उम्र सोनू के उम्र का तिगुना है। हम अपने मन से बना के नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि नूरी का उम्र सोनू के उम्र का तिगुना है। कह रहा है भाई कि ये तिगुना है। हम बीच में बराबर देना चाहते हैं, चूंकि हमको समीकरण बनाना है और समीकरण हमेशा बैलेंस बराबर होता है। तो हम क्या चीज करें कि ये हमारा जो बराबर दिया हुआ जो चिन्ह है सत्य हो जाए। इसमें कौन सा ऐसा क्रिया कर? तो नूरी के उम्र में 3 से गुणा कर दीजिए। नूरी की उम्र में 3 से गुणा कर दीजिए। सोनू के उम्र में, नूरी की उम्र में
में नूरी की उम्र में, नूरी की उम्र में। y माइनस 5 में 3 से सोनू गुणा होगा। सोनू में ना सर। ठीक है, क्योंकि नूरी का पहले से दुगना है। बनाना है। ये नूरी महाराज है, नहीं नूरी महारानी है या सोनू महाराज है? नूरी महारानी सोनू से तिगुना है, ये तिगुना है, यही तिगुना है, और इसी में 3 से गुणा कर देंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा। तो 3 से गुणा हम इसमें करेंगे, यस सर। 3 से गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान दो, ये हमारा तराजू हो गया, इधर हमारा 100 ग्राम है, इधर हमारा 50 ग्राम है, बीच में बराबर करना है। तो 50 ग्राम इधर बटाखरा रखेंगे कि इधर रखेंगे? 50 ग्राम 50 ग्राम दे। 50 ग्राम इसी तरह से ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, इधर तुम और रख दो तो और ज्यादा हो जाएगा। तो उसी तरह से तिगुना है, ये खुद तिगुना है, नूरी जो है सोनू से खुद तिगुना है, और 3 से तुम वही गुणा कर दो तो बराबर का चिन्ह तुम्हारा गलत हो जाएगा। हाँ, बराबर करना है तो तुम 3 से इधर गुणा करो तो ना बराबर होगा, तब बराबर होगा। तो यहीं पर समझना होता है। बहुत लोगों को उल्टा लगता है कि सर इसमें तिगुना कर रहे हैं, आप इसमें 3 से गुणा किए हैं, तो हमको भी समझ में आ रहा है कि ये तिगुना है, लेकिन हम यहाँ पर बराबर कर रहे हैं, बराबर का चिन्ह दिए हैं। तो बराबर तभी होगा जब 3 वाला इधर गुणा होगा, तब अब बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा गुणा होता है, लगता है कि 3 गुना ये है, 3 गुना ये है, हमको भी समझ में आ रहा है 3 गुना ये है, लेकिन इधर 3 से गुणा कर देंगे तो और ज्यादा होगा। जो हम बीच में बराबर देना चाह रहे हैं बराबर हमारा नहीं हो पाएगा। तो हमको बराबर करना है, समीकरण बनाना है, तो हम ऐसा क्रिया करेंगे कि हमारा दोनों पक्ष बराबर हो। तो 3 तिगुना है ये, लेकिन इसमें जब 3 से गुणा कर देंगे तो अब बराबर हो गया, ये भी तिगुना हो गया, ये भी तिगुना, बराबर हो गया। अब उतार दो, इसी को हल कर दो, x माइनस 5 बराबर, अब तो भाई 3 से गुणा दोनों में ना होगा, चूंकि कोष्ठ से बाहर है, तो 3 से y में गुणा होगा तो 3y माइनस 3 में 5 से गुणा होगा 15। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान दो, अब 3y हम उधर ले जाएंगे, 5 को इस पर लाएंगे, चूंकि चर एक तरफ करना है x, ये प्लस 3y बराबर से जब इधर आ जाएगा तो माइनस 3y में हो गया। इधर हमारा बच गया -15, इधर हमारा -15 बच गया, अब -5 इधर आएगा तो +5 हो गया। तो x माइनस 3y उतार दो, इधर तो कुछ करना नहीं है, लेकिन इधर घटाना है, एक माइनस में एक प्लस में, तो भाई घटाएंगे, माइनस में प्लस में, तो 15 में से 5 घटेगा 10, लेकिन बड़ा ये है माइनस में, तो ये समीकरण पहला। क्या जी? पैसा करने नहीं रखना हो, पैकेट में जाना, मम्मी से मांग लो 10 रुपये। तो ये पहला समीकरण हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, डाउट है, प्रॉब्लम है, समस्या है, कठिनाई है? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। बताओ जी, गुडू हीरो बताओ, तुमको समझ में आया? जी सर। चलो, ये पहला, ये हमारा पहला वाक्य कह रहा था, हमारा पहला समीकरण आ गया। ठीक है, एक वाक्य से एक ही समीकरण बनेगा, एक वाक्य से एक समीकरण, दूसरा वाक्य से दूसरा समीकरण। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, चलो 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद, भविष्य काल में ले चलते हैं, फ्यूचर में 10 वर्ष बाद। तो बताओ 10 वर्ष बाद नूरी उतना ही उम्र का होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। आज सोनू उतने पर अड़का रहेगा कि वो भी बढ़ेगा? वो भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं ना है भाई, 10 साल बाद नूरी बढ़ते गई कहे कि अभी सोनू तुम वहीं पर रुको, 10 साल हमको पहले बढ़ जाने दो, तो सोनू रुका रहेगा कि वो भी बढ़ेगा? वो भी बढ़ेगा सर, 10 वर्ष बाद, ध्यान दो, 10 वर्ष बाद नूरी का उम्र कितना होगा? x + 10 x और + 10 सोनू का y + 10 कोई डाउट नहीं?
सभी को समझ में आ रहा होगा? यस सर। यस सर। जी सर। सोनू का वर्तमान उम्र x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 होगा। आज सोनू का वर्तमान उम्र y है तो 10 साल बाद इहो बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे 10 साल बाद। अब कह रहा है, ध्यान दो, यही समीकरण को बैठाना है। ये नूरी का उम्र है, ये सोनू का उम्र है। कह क्या रहा है कि 10 बरस बाद नूरी सोनू के उम्र का 2 गुना हो जाएगी। और कि 10 साल बाद जो नूरी का उम्र है सोनू के उम्र का 2 गुना हो जाएगा। ये 2 गुना हो जाएगी, इस सोनू से 2 गुना हो जाएगी, यानी 2 गुना हो गई। 10 साल में यो बढ़ गई, 10 साल में यो बढ़ गया, तो इसका मतलब ये 2 गुना हो गई। हम बीच में बराबर दिए हैं, हम बीच में बराबर दिए हैं, इनको समीकरण पर बैठाना चाहते हैं। ठीक है, हम दोनों को भाई समीकरण पर बैठाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम दोनों को समीकरण पर बैठाएंगे, जैसे देखो होता क्या है, अगर मान लो, अगर तुम लोग देखते हो कभी क्या होता है, कभी कोई मतलब कि प्रोग्राम होता है, किसी को सम्मानित किया जाता है, ठीक है, कोई पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। अगर मंच पर 2 व्यक्ति बैठे हैं तो दोनों को बराबर बराबर सम्मान किया जाता है। ये नहीं कि हम एक को क्या कर दिए, 50 रुपया वाला गौंची दे दिए, को हम 10 रुपया वाला गौंची दे दिए, दोनों को सेम समान। उसी तरह से हम दोनों को एक कुर्सी पर बैठा दिए, दोनों को एक कुर्सी पर बैठा दिए, दोनों को बराबर करना है। ये दुगुना है, ये ज्यादा है, ये बेचारा कम है, तो ऐसे कैसे होगा? इसको भी बराबर करो तो बतलाओ, ये दुगुना है, नूरी दुगुना है सोनू से, तो कब बराबर होगा? जब सोनू दुगना होगा। जब सोनू में गुणा होगा। ये दुगुना है, अब इसमें और तुम 2 से गुणा कर दोगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से गुणा इसमें कर दो तो तुम्हारा बराबर हो गया, बराबर हो गया। x प्लस 10 उतार दो, y से 2 में गुणा होगा 12, 2y और प्लस 10 दूनी के 20। x को यहीं छोड़ दो, प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 20 उतार दो, प्लस 10 इधर आएगा माइनस, यानी x माइनस 2y, 20 में से 10 घटेगा 10, ये तुम्हारा दूसरा। अब बस क्या करना है, विलोपन विधि से बना दो। बन गया है सर। बन गया सर। बन गया सर। नहीं सर, बन नहीं गया बना। सर। बन गया सर। नहीं सर। हो गया सर।
उत्तर गया। यस सर। यस सर। सर बन अब हम इसको विलोपन विधि से बना देंगे, चाहे किसी भी विधि से बना देंगे। तो देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 आया है x माइनस 3y बराबर -10। ये आया है x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2y बराबर 10। ये पहला समीकरण था, ये दूसरा। अब देखो विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि किसी एक चर राशि को बराबर किया जाता है। ये पहले से ही x बराबर है। अगर y को कटाना होगा तो भाई बात अलग है। अगर y कटाना होगा तब तो इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा। लेकिन अगर किसी को x कटाना होगा तो पहले से बराबर है, दोनों का चिन्ह प्लस है, केवल यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, घटाव में चिन्ह बदल के माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट गया। अब 2 गो y में 3 गो y घटेगा, ये प्लस में है माइनस में, तो 2 गो y में 3 गो y घटेगा माइनस y। ये दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, -20 कट गया, y बराबर 20। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में आ जाएगा। तो ऐसे भी बन सकता है कि जब बराबर है तो अगर जोड़ने लायक है तो जोड़ दो, अगर घटाने लायक है तो घटा के कटा दो। तो ऐसे भी बन सकता है। यस सर। यस सर। चलिए हो गया। तो इसी तरह से हम लोग आयु का सवाल बनाएंगे। अगर किताब में आयु का सवाल होगा तो उसको खोज खोज के बना लेना है। क्या है सर? सर हमसे बताइए क्या कहे हैं? तो क्या कहे हैं? जो सवाल मिलेगा किताब में आयु वाला बना लेना है। अच्छा सर। माइक बंद करो। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेन के फंक्शन, किस भाग का क्या काम है, क्या करता है।
ठीक है, अभी जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी में, ठीक है, जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय चल रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि जीव जो है अंगों के साथ किस तरह से कंट्रोल करते हैं, कैसे समन्वय, कैसे तालमेल, ठीक है, कैसे कोई अंग काम करता है, उसका काम क्या है, कौन ऑर्डर देता है, क्या चीज होता है, यही सब पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले पौधों के बारे में पढ़े थे, सबसे पहले पादप के बारे में। तो पादप का तो हमारा हो गया कि भाई उनमें कुछ हार्मोन पाए जाते हैं, कुछ रसायन पाए जाते हैं जो उनके लिए जरूरी होते हैं। दूसरा हम लोगों का जंतु था, तो जंतु में दो तरह से नियंत्रण समन्वय होता है, एक हार्मोन के द्वारा, तो हार्मोन कुछ ग्रंथियों से निकलती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से पढ़ लिए हैं। और दूसरा हम लोगों का क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन में भी 3 पार्ट है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र जो पढ़ रहे हैं, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही ब्रेन आता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है इसके द्वारा भी नियंत्रण एवं समन्वय होता है, जीवों में तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी नियंत्रण एवं समन्वय होता है, ठीक है। इसमें कोई हार्मोन नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सूचनाओं को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं और अंगों के साथ तालमेल स्थापित करते हैं। तो इसमें 3 पढ़े थे, एक केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक हम लोग का था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहला था, तो उसमें 2 पार्ट था, एक दिमाग था, ब्रेन था, एक स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु था। तो ब्रेन, हम लोग ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन में बहुत सारा क्या है, हमारे दिमाग के अंदर भी बहुत सारा क्या है, पार्ट है, ठीक है। हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य पश्च, ठीक है, यानी आगे का दिमाग, एक बीच का दिमाग, एक पीछे का दिमाग। अब आगे के दिमाग में भी 3 भाग होते हैं, आगे का हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन जो है, उसमें भी 3 पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। जो मिड ब्रेन है, सबसे छोटा जो होता है, उसमें कोई पार्ट नहीं होता, केवल एक कार्पोरा नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसमें कोई पार्ट अलग से नहीं है। लेकिन जो पीछे वाला दिमाग है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक, एक हमारा पोन्स वेरोलाई होता है, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, तीसरा जो हमारा होता है क्या, सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम जो सबसे छोटा सब पार्ट होता है, और सेरेब्रम जो होता है सबसे बड़ा सब पार्ट होता है, 2/3 लगभग होता है दिमाग का। इसमें हम लोग सेरेबेलम का काम पढ़ लिए थे कि सेरेबेलम हमारे शरीर में 3 तरह का काम करता है, हमारे बॉडी बैलेंस का काम करता है, मांसपेशियों में संकुचन खिंचाव, इसके अलावा तीसरा बोलने का पावर देता है, क्या चीज हम बोल रहे हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं, क्या बोलना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ठीक है, किस लैंग्वेज में कैसे बोलना है, ये सब जो कंट्रोल करता है हमारा सेरेबेलम करता है। मांसपेशियों में खिंचाव हमारा कौन करता है, सेरेबेलम। मांसपेशियों में संकुचन होता है, तभी हमारी हड्डियां, हमारे अंग इधर उधर क्या करते हैं, मोमेंट, गति प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर इनमें संकुचन ना हो, खिंचाव ना हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो हमारा हड्डी वहीं रह जाएगा। ये हड्डियों को खींचती है मांसपेशियां, ऐसे खींचती है, और किसी चीज को ऐसे खींचोगे तो स्वाभाविक है बल आया कि इधर चलाएगा। ये हमारा काम करता है सेरेबेलम। सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाता है। अभी हमारा सेरेबेलम सही है, तभी हम सीधे खड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं, हमारा हाथ ऐसे कर रहा है, सेरेबेलम हमारा सही है, नहीं तो हाथ उठबे नहीं करता, हाथ उठबे नहीं करता, ठीक है। तो ध्यान दो, तो ये हमारा सेरेबेलम का काम है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल पी लेता है, ज्यादा शराब का सेवन कर लेता है, बहुत खूब पी लेता है, तो उसका जो सेरेबेलम है कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है, काम करना छोड़ देता है, उसके जो न्यूरॉन है निष्क्रिय अवस्था में लगभग पड़ जाते हैं, सुस्त, कोई काम नहीं, ठीक है, वो सभी भंगुआ जाता है, चलो भाई तुम पी लिया, हम भी क्या रहे मस्ती में, कोई काम नहीं करता है। इसीलिए शराब पीने वाला व्यक्ति देखते हैं गजब चाल में चलता है, ठीक है, उसका चाल अलग हो जाता है, बोली सब बोलने लगता है एकदम अंग्रेजी में, जिसको भोजपुरिया नहीं आता वो अंग्रेजी बोलने लगता है, ठीक है। उसके मांसपेशियों में संकुचन नहीं होता है, ऐसे लौट गया तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे अब नहीं होगा जब तक तुम ऐसे ना करो, अपने से अब ऐसे नहीं कर सकता है, ठीक है।
क्योंकि उसका क्या होगा, सेरेबेलम ही काम नहीं करेगा। तो कैसे भाई मांसपेशियों में संकुचन होगा, खिंचाव होगा। तो यही होता है। तो इतना समझ में आ गया था कि किसी को दिक्कत है? ना गुरुजी दिक्कत नहीं की। ना गुरुजी समझ में नहीं आ सर। गया। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग भी डाल देते हैं, जिसको देखना होगा रिकॉर्डिंग 2 बार 3 बार 4 बार क्या कर सकता है, देख सकता है। देख ले। हाँ, रिकॉर्डिंग अपना देख करके याद कर सकता है, समझ सकता है। रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगा, तुम लोग अपना रख लो। अब ध्यान दो, दूसरा हम पढ़ाए थे मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या होता है भाई? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे पश्च मस्तिष्क का ही हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क का ही हिस्सा है, नीचे से ऊपर दूसरा हिस्सा है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का, यह अनैच्छिक क्रियाओं का, इनवॉलेंटरी जो हमारे क्या होते हैं, मोमेंट होते हैं, रिएक्शन होते हैं, एक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होते हैं जिन पर स्वयं व्यक्ति का, जीव का कोई अधिकार नहीं होता, अपने से चाह कर भी क्या कर सकता है, उसे रोक नहीं सकता है। ठीक है, वैसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, एक जैविक, एक होता है सहायक। तो सहायक में क्या होता है कि जैसे हिचकी आना, छींक आना, खराटे आना, डकार आना, ठीक है, पलक झपकना, ये सब हमारा क्या है, अनैच्छिक क्रिया ही है, लेकिन सहायक है। सहायक इसलिए है कि कुछ जीवों में ऐसा कभी काल होते रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह क्रिया होगा तभी जीव जीवित रह पाएगा, नहीं भी होगा तो जिंदा रहेगा, एकदम मस्त बढ़िया रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर जैविक क्रिया ना हो, जैविक क्रिया भी अनैच्छिक क्रिया है, वो क्रिया अगर किसी जीव में ना हो तो जीव मर सकता है। तो कुछ ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिनका होना जरूरी है, नहीं होगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और कुछ ऐसी हैं जिनके होने ना होने से कोई असर नहीं है, तो सहायक है। ठीक है, पलक हमारा अभी नहीं झपक रहा है, नहीं झपकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिचकी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बिना हम मर नहीं सकते हैं। लेकिन श्वसन नहीं होगा, हमारा श्वसन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, हृदय धड़केगा नहीं, तो हम क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम आज का कह देंगे कि हृदय का कि तुम 100 बार धड़क जाओ, इसके बाद तुम चुपचाप आराम करना। तो ऐसा है कि 100 बार धड़क के चुपचाप आराम करेगा? जब ही चुपचाप आराम करेगा मर जाएंगे हम। बोलो, ऐसा संभव है? नहीं है। नहीं सर। ठीक है, नहीं सर। इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हम कहेंगे कि है ए हृदय, आज तुम 100 बार धड़क लो, ठीक है, इसके बाद तुम आराम करना, फिर धड़कना। तब ऐसा होगा कि 100 बार धड़क के फिर आराम करेगा? नहीं। जब ही आराम करेगा क्या कीजिएगा, खत्म हो जाइएगा। हम खाना खा लिए, ठीक है, आप कहेंगे कि ये पेट महाराज, स्टोमक जी, अमाशय महाराज, अभी जो खाना खाए हैं ज्यादा अच्छा खाना खाए हैं, इसको आज दिन भर रहने दीजिए पेटे में। तो ऐसा होगा, दिन भर पेट में रहेगा? नहीं होगा। नहीं। इस पर आपका अधिकार है, इस पर आपका अधिकार है। वो अपने मन का करेगा, वो अपने मन का करेगा, स्वतः होगा, स्वतः होगा। श्वसन अपना स्वतः होगा, ठीक है, उत्सर्जन अपना होता रहेगा। तो कुछ ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, हम चाह कर भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन पर हमारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं है, उनको अनैच्छिक कहा जाता है। बस उनको कौन कंट्रोल करेगा? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा स्वतः उनको क्या करता है, स्वतः कंट्रोल करते रहता है। अब तीसरा आज हम लोग पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क का सबसे लास्ट, पश्च मस्तिष्क का सबसे लास्ट, पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई ये पश्च मस्तिष्क का ही क्या है, एक हिस्सा है, एक भाग है, पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, इस पॉन्स वेरोलाई का काम क्या है? इस पॉन्स वेरोलाई का काम है इस शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से आने वाले सूचनाओं को, ठीक है,
मस्तिष्क के उपभाग में पहुंचाना, उपभाग में पहुंचाना। या हम ये कह सकते हैं कि यह जो है हमारे ब्रेन का पोस्टमैन है। यह हमारे ब्रेन का पोस्टमैन है। यही निर्णय लेता है कि कौन सूचना जो है, कौन सूचना आगे वाले दिमाग के पास जाएगा, कौन सूचना पीछे वाले दिमाग के पास जाएगा, कौन सूचना हमारा जो होगा सेरेबेलम के पास जाएगा, कौन सूचना हमारा सेरिब्रम के पास जाएगा। यही निर्णय लेता है। ठीक है, यही हमारा पोन्स बैरोलाई है। यही हमारा पोन्स बैरोलाई है। शरीर के विभिन्न अंगों से क्या होते हैं, सूचनाएं आ रही हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे हार्ट जैसे सूचना आ रहा है, हमारे हार्ट से आ रहा है। ठीक है, कोई सूचना हो गया, ध्यान दो, कोई सूचना जो है हमारे मान लो त्वचा से आ रहा है, हमारे स्किन से आ रहा है, कोई सूचना हमारे त्वचा से आ रहा है। ठीक है, कोई सूचना मान लो कोई सूचना हमारे आंख से आ रहा है। तो ये पोन्स बैरोलाई, ये सबसे पहले सूचना पोन्स बैरोलाई के पास जाता है। पोन्स बैरोलाई कहता है ओ ये हार्ट से आया हुआ है, तो हार्ट से आया हुआ है तो किसके पास विदा करता है, ध्यान दो, हार्ट से जो सूचना आएगा किसके पास विदा करेगा, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में किसके पास, मेडुला ऑब्लंगेटा। हाइंड ब्रेन में किसके पास, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्योंकि हृदय के धड़कन को यही ना कंट्रोल करता है, तो पीछे वाला दिमाग के पास विदा करेगा। और स्क्रीन से कोई मैसेज आया हुआ है, कोई सूचना आया हुआ, तो पोन्स बैरोलाई कहेगा हाँ ये तो हमारा जाएगा कहाँ जी, स्क्रीन से हमारा आया हुआ है। ठीक है, बाहर से हमारा आया हुआ है, तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा हमारे थैलेमस, यानी कहो कि हमारे फोर ब्रेन के पास। लिख दो फोर ब्रेन। आंख से कोई सूचना आया हुआ कहाँ जाएगा, मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा पोन्स बैरोलाई। जैसे डाकिया क्या करता है, डाकिया जब चिट्ठी बहुत सारा आ जाता है पोस्ट ऑफिस में, तो डाकिया जो है चिट्ठियों को एक बैग में एकत्रित करके आवाज नहीं आ रहा है, वीडियो पॉज हो गया है। तो उसी तरह से हमारा जो पोन्स बैरोलाई जो है वो सूचनाओं को क्या करता है, उनके दिमाग के उचित स्थान तक क्या करता है, पहुंचाता है। अलग अलग यही करता है कि कौन सूचना कहाँ विदा किया जाए। ये नहीं ध्यान, वीडियो नहीं दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा है, तुम ध्यान से देखो, ध्यान दो। आंख से वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है जी, नो दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है, दे रहा है। दिखाई दे रहा है चलो सर, दिखाई दे रहा है। आंख से जो सूचना आएगा, आंख से जो सूचना आएगा, हमारा आंख से जो सूचना आया और उसको पीछे विदा कर दिया, जो त्वचा से सूचना आया उसको बीच में विदा कर दिया, तो इधर का सूचना उधर चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे शरीर का संतुलन सही ढंग से नहीं बन पाएगा। तो जो आंख से सूचना आएगा उसको मिड ब्रेन के पास जाना ही जाना है, नहीं तो ये चला गया अगर सूचना इसके पास, तो ये क्या पढ़ेगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग काम है। तो शरीर के विभिन्न अंगों से आने वाले सूचनाओं को, यानी दिमाग में जो भी सूचना आता है उसको उचित स्थान तक, कौन सूचना कहाँ जाएगा, कहाँ हम सेंड कर दें, किसका है, ये निर्णय कौन करता है, ये डिसाइड कौन करता है, हमारा पोन्स बैरोलाई। हाँ, यही पोन्स बैरोलाई करता है। ठीक है, यही सूचनाओं को उनके उचित स्थानों तक पहुंचाता है। तो पोन्स हमारा बड़ी काम का है। ठीक है, इसको उतार लीजिए।
हो गया सर। नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। हो गया सर। हो गया सर। चलो ध्यान दो। अब इसके बाद हम आते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन है हमारे दिमाग का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग यही है। मिड ब्रेन जो है हमारे दिमाग का सबसे छोटा भाग है। अगर मान लेते हैं ये हमारा मिड ब्रेन है। इस मिड ब्रेन में 4 पिंडक होते हैं, 4 पिंड होते हैं, 4 छोटे छोटे क्या होते हैं, कुछ पिंड जैसी रचनाएं होती हैं, जिनको कारपोरा कहा जाता है, जिनको कारपोरा कहा जाता है। ठीक है, हमारे जो मध्य मस्तिष्क जो है, ठीक है, जो ठीक बीच में हमारा जो मध्य मस्तिष्क है, इस मध्य मस्तिष्क में, ठीक है, 4 छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जिनको कारपोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मिड ब्रेन से हमारे, ठीक है, 2 तरह के सेंसरी ऑर्गन का क्या होता है, नियंत्रण होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन है। 5 जो है क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कौन कौन? आइज, नोज, ईयर, टंग, आँख, स्किन। नाक, कान, मुंह, आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। कान, मुंह, त्वचा। ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, ये आइज, सेंसरी नोज, ऑर्गन, टंग, ईयर, स्किन। सेंसरी ऑर्गन। एक हमारा आई होता है, इसके बाद हमारा ईयर नोज, होगा, नोज, टंग, टंग, टंग स्किन। होगा। स्किन। ठीक है, ये सेंसरी ऑर्गन है, क्योंकि इनमें ये ऐसे हमारे शरीर में अंग हैं जो किसी बाहरी उद्दीपन को, बाहरी संवेदना को हमारे आसपास के वातावरण में, ठीक है, बाहर क्या घटना घटित हो रहा है उनको सेंस करके सूचना किसको देते हैं, दिमाग को देते हैं। ये आंख क्या करता है, आंख कोई चीज को देख करके, आंख किसी बाहर के वस्तु को देख करके सूचना किसको ले जाता है, दिमाग को। कान बाहर को क्या करके, सुन करके, बाहर कोई ध्वनि है, तरंग है, कैसा मतलब आवाज है, कैसा शोरगुल है, कैसा हल्ला है, ठीक है, ये हमारा कौन सा काम करता है, सुनने का काम, तो ईयर करता है। नोज क्या है, बाहर कैसा स्मेल है, बाहर कैसा मतलब की सुगंध है, दुर्गंध है, क्या आ रहा है, यानी क्या करता है, सूंघने। ये जीव हमारा क्या करता है, स्वाद बतलाता है, स्वाद। और स्किन हमारा क्या करता है, बाहर का ताप क्या है, ठीक है, ठंडा है कि गर्मी है, ठीक है, बाहर ठंडा है, गर्मी है, क्या है, यह जो जानकारी कौन देता है, हमारा त्वचा देता है, हमारा स्किन देता है। बाहर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, ये 5 ही ऐसे ऑर्गन हैं जो बाहर के घटनाओं की जानकारी दिमाग तक पहुंचाते हैं। ये देखने का काम करता है, ये सुनने का काम करता है, ये सूंघने का, ये हमारे स्वाद, जीभ पर हमारे क्या होते हैं, पढ़े हैं 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। हमारे जीभ पर कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं, 10,000। 10,000। ठीक है,
दोस्त ये स्वाद कलिकाओं का काम है कि भोजन का स्वाद कैसा है, कैसा खाना खा रहे हो, खट्टा खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, कड़वा खा रहे हो, क्या चीज खा रहे हो। यह जो है सूचना, स्वाद का सूचना दिमाग को कौन पहुंचाता है? जीव। स्वाद ग्रंथियां होती हैं, स्वाद ग्रंथियां सूचना दिमाग को पहुंचाती हैं। ये हमारा 5 सेंसरी ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय है। एक और भी हमारा अलग ज्ञानेंद्रिय है जिसको, ठीक है, सिक्स्थ सेंस ऑर्गन बोला जाता है। सिक्स्थ सेंस ऑर्गन, यह ऑर्गन जो है, यह हमारा जो सेंस ऑर्गन है, जैसे हम अब से कुछ देर बाद, अब से आगे क्या होने वाला है, ठीक है, किसी का छठा जो सेंस ऑर्गन है काम करता है, ठीक है, किसी किसी व्यक्ति में, कि वह चीज मतलब कि जो बाद में होने वाला है वो पहले ही बता देगा, ठीक है, कल क्या होने वाला है, अब से 2 घंटा बाद क्या होने वाला है। कुछ ऐसे हैं व्यक्ति जिनका जो छठा सेंस ऑर्गन काम करता है, वो बोल देते हैं और रियल में वैसा हो जाता है, तो समझिए कि उनका छठा जो है सेंस ऑर्गन काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा मतलब कि ऐसा जो है मतलब कि जैसे जो लोग ज्योतिष शास्त्र जो मतलब कि पढ़ते हैं, जानते हैं, उनका छठा सेंस ऑर्गन खोल दिया जाता है, इतना अभ्यास किया जाता है, पढ़ाया जाता है, दिमाग को एकत्रित किया जाता है, तो उनको जब उनका जो छठवां सेंस ऑर्गन है, ठीक है, कुछ मतलब कि क्या होने लगता है, कुछ ज्यादा ही काम करने लगता है हम लोगों से। तो वही हमारा क्या है, सिक्स्थ सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो आप लोगों को हम बता दिए, पढ़ना नहीं है, लेकिन दे दिए कि ऐसा भी होता है। बताओ, ऐसा नहीं होता है? होता है, होता है सर। होता है सर, ठीक होता है। है। होता है होता किसी है। किसी में काम करता, हाँ, किसी किसी में काम करता है, ठीक है। ये आप लोगों को मतलब कि पढ़ना नहीं है, हम आप लोगों को जानकारी भर दे रहे हैं कि ऐसा होता है। किसी का छठा जो ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है, उसका काम कर जाता है, अपने दिमाग को इतना, वो चित्त मन को इतना एकाग्रित कर लेता है, इतना मतलब कि योगा व्यायाम शांति मतलब कि स्वभाव का होता है, उसका 6 ऑर्गन लगभग बहुत ज्यादा ही एक्टिव होता है। वह जो बोल देता है लगभग वह वैसा हो जाता है, पहले ही जान जाता है। पहले जान गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके शरीर में कोई ऐसा ऑर्गन है जो उसको बता रहा है, तभी ना, कैसे ही जान गया, बता रहा है। अब आप लोग ये बताइए कि इसमें से जो 5 सेंस ऑर्गन है, कितने सेंस ऑर्गन को हमारा मिड ब्रेन जो है नियंत्रित करता है? 5 3 4 3 नहीं, इसमें से 2 ऑर्गन को जो हमारा मिड ब्रेन है क्या करता है, कंट्रोल करता है। ईयर और आई को। हाँ, वेरी गुड। इसको कंट्रोल करता है, ईयर और आई को हमारा मिड ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। आंख को और कान को, सुनने और देखने का जो क्षमता है हमारे मिड ब्रेन से ही क्या होता है, यही जो कारपोरा के जो क्या होते हैं, कुछ रचनाएं होती हैं जो देखने और सुनने के लिए क्या होती है, जिम्मेवार होती है, ठीक है। तो इनमें से केवल 2 ऑर्गन को क्या करता है, हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, बाकी एक इसको कौन करते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उतार लीजिए।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया। हो गया गुरुजी। देखो अभी होता क्या, नहीं। ध्यान दो। अगर हम कोई वस्तु अपनी आंख से देखते हैं, अगर हम कोई वस्तु अपनी आंख से देखते हैं, तो आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि आंख के रेटिना जो होता है, ठीक है, वहां के ठीक जहां से पीछे वाले भाग पे कुछ दृक तंत्रिकाएं होती हैं, यस कुछ सर। दृक तंत्रिकाएं, ठीक है, जो क्या होती है, फोटो सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? फोटो सेल्स। इसका एक फोटो और नाम सेल। होता है, हाँ, कौन सेल्स? फोटो करके कोई नाम है, कौन तो फोटो, कौन तो फोटोस, मतलब फोटो ही होता है। वहां पर कुछ दृक तंत्र, हिंदी में उनको दृक तंत्रिकाएं कहा जाता है, दृक तंत्रिकाएं। यहाँ से दृक तंत्रिकाएं, अगर मान लो हम कोई वस्तु देख रहे हैं, हम कोई वस्तु देख रहे हैं, तो तुरंत इसका इमेज कहाँ बना? रेटिना पर। और रेटिना के यहाँ से क्या है? दृक तंत्रिकाएं। और दृक तंत्रिकाएं सूचना ले जाकर के किसको देते हैं? दिमाग को। दिमाग के किस हिस्से में? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में। यहाँ से जो दृक तंत्रिकाएं आंख के पीछे से जो निकल के जाती हैं, मिड ब्रेन में जाती हैं। मिड ब्रेन का काम है वही केवल, हाँ, वही केवल हमारे मस्तिष्क का ऐसा भाग है, अगर यह सूचना जो है आगे वाले दिमाग के पास विदा कर दिया जाए, चाहे पीछे वाले दिमाग के पास विदा कर दिया, थोड़े बतलाएगा, वो कहां से जानता है? तो ये जो हमारे यहाँ से जो दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं, सूचना को लेके जाती है कहाँ? मिड ब्रेन के पास। और मिड ब्रेन क्या करता है? उस सूचना को, हाँ, उस क्या करता है? उस सूचना को पढ़, देखता है, समझता है, ठीक है। तो आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ठीक है, इस कलर का कपड़ा पहना हुआ है, पहले इसको कभी देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है, कि पहली बार देख रहे हैं, कौन है? इतना कल्पना जो है, इमेजिन कौन करता है? हमारा मिड ब्रेन करता है। हमारा मध्य मस्तिष्क जो है दृक तंत्रिकाओं से लाई हुई सूचनाओं को पढ़ता है, एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, उनको सोचता है कि कौन व्यक्ति है, इसको पहले कहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं, नया नया है कि क्या है, गोरा है, काला है, इस सारा विश्लेषण हमारा मिड ब्रेन करता है। तब कहता है कि नहीं 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 नहीं, तुम तो इस व्यक्ति को पहले कहीं देखे हो। तुरंत सूचना फिर ले जाकर के किसको देता है? वहां से फिर सूचना हमारे क्या होता है? हमारे फिलहाल तो भाई कंक्लूजन कर लिया कि हाँ यह व्यक्ति है, तब हमारा आंख जान जाता है कि हाँ हम इस व्यक्ति को देख रहे हैं। इतना कंक्लूजन करने के बाद में, विश्लेषण करने के बाद में तब पता चलता है। और ध्यान दो, यानी हमारा जो मध्य मस्तिष्क है, दो ज्ञानेंद्रियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, आंख को, कान को। तो अब कान को, यानी कान जो हमारा ईयर करता है, बाहर से जो भी ध्वनि तरंगे आती हैं, वो ध्वनि तरंगे हमारे कान में जाती हैं। और कान के सबसे पिछले वाले हिस्से में, ठीक है, ऑडिटरी सेल्स होती हैं। ऑडिटरी सेल्स यानी ध्वनि ग्राही तंत्रिकाएं होती हैं। ये ऐसी सेल्स होते हैं जो ध्वनि के संवेदना को क्या करती हैं? कहाँ लेके जाती हैं? मिड ब्रेन के पास। और मिड ब्रेन ध्वनि को सुनने के बाद ये तो सूचना पहुंचा दी, कान के हिस्से से जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो नसें होती हैं, जो सेल्स होते हैं, सूचनाओं को मिड ब्रेन में पहुंचा देते हैं। और मिड ब्रेन फिर उसको सोचता है कि किसका ध्वनि है, ठीक है, पहले कहीं ध्वनि सुने हैं कि नहीं सुने हैं, क्या बोल रहा है, किस भाषा में बोल रहा है, ठीक है। ये जितने भी ध्वनि से संबंधित जो जानकारी है, हमारा कौन देता है? मिड ब्रेन देता है, ठीक है। मिड ब्रेन के पास सूचना कौन लेके जाता है? ऑडिटरी सेल्स, चाहे ऑडिटरी नर्व कह सकते हैं, ऑडिटरी नर्व चाहे ऑडिटरी सेल्स, ध्वनि ग्राही होती है, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के सेल्स हैं, हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सूचनाओं को तुरंत ले जाकर के मिड ब्रेन के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। ये दृक तंत्रिकाएं सूचनाओं को मिड ब्रेन के पास पहुंचाते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ऐसा कलर का कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। इसको आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, कई बार देख चुके हैं। आप किसका ध्वनि सुन रहे हैं, कौन बोल रहा है, ये हमारे, इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? यही कोशिकाएं होती हैं और दिमाग को सूचना देती है। इस तरह से हमारा मध्य मस्तिष्क क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। बोलिए, समझ में आ गया मध्य मस्तिष्क का काम?
यस सर। हाँ सर। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग पीछे वाला दिमाग पूरा पढ़ लिए, ठीक है। पीछे वाले दिमाग में क्या था? सेरेबेलम था, मेडुला ऑब्लंगेटा था, पोन्स पेरोलाई था, ठीक है। अब हम लोग बीच वाला दिमाग भी पढ़ लिए, मध्य मस्तिष्क। इसीलिए कहा जाता है जब तुम छोटे छोटे थे, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी जो माताएं थी हमारे सर पर क्या करती थी? सरसों का तेल लेकर के यहीं पर रखती थी, यहीं बीच में, नहीं जिनको कहा जाता है चानी, चानी पर तेल रखो, चानी पर। छोटे बच्चों का आप देखिएगा ना, यहाँ से चानी जो होता है, जो चानी जिसको बोला जाता है, ठीक बीच में वहां पर देखिएगा तो ऐसे फक 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 क्या करता है? ऐसे ऐसे, ठीक है। उसमें कुछ क्या होता है? हाँ, गति होते रहता है, क्योंकि वहां का जो अभी क्या होता है, अभी चमड़ा होता है, वहां की जो हड्डियां होती है वहां क्या होती है? पूरी तरह से क्या होती है? मतलब कि लूज अभी होती है, हार्ड नहीं बना होता है। तो यहाँ देखिएगा तो छोटे बच्चों का कपार ऐसे ऐसे करता है, तो वहां पर क्या होती है? माताएं सरसों का तेल लग करके ऐसे 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 पूरा मिलाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कहती हैं कि यहाँ सर पर तेल रखने से क्या होगा? आंख का रोशनी बढ़ता है, ठीक है। सही बात है, उनको पता थोड़े है कैसे काम करता है, लेकिन कहती है कि नहीं, सर पर तेल रखो, आंख का रोशनी सही रहेगा। वास्तव में अगर हम सर पर क्या करते हैं? तेल रखते हैं, तो निश्चित ही हमारी क्या होता है? सुबह में जो होती है कुछ आंख की जो रोशनी होती है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है, सही काम करता है। आंख से कीचड़ बहुत कम आएगा, आंख साफ रहेगा। इसीलिए यहाँ क्या किया जाता है? तेल रखा जाता है। यहाँ किसी के सर पर यहाँ तू मार दो जोर से, तू अंधा हो जाएगा, सुन भी नहीं पाएगा, आंख से भी अंधा हो जाएगा, आज सुन भी नहीं पाएगा। क्यों? आंख रहेगा, कान रहेगा, और क्योंकि तुम्हारा मिड ब्रेन ही खत्म हो गया। अब यहाँ से सूचना लेके जा रही है, कोई है पढ़ने वाला कि बताएगा क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? बताओ। यहाँ से जो ऑडिटरी जो नर्व है, सेल्स हैं, सूचनाओं को तो ले गई वहां तक। यहाँ से दृक तंत्रिकाएं भी सूचनाओं को ले गई कि देखो भाई हम किसी चीज को देख रहे हैं। अब मिड ब्रेन बेचारा क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया है, नष्ट हो गया है। तो कौन है जो सूचनाओं को पढ़ेगा? कल सोचेगा कि किसको तुम देख रहे हो, कैसा कपड़ा पहना हुआ है, किसका आवाज सुन रहे हो? बताओ, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा मिड ब्रेन गायब हो गया है। आंख रहते हुए भी हम क्या करते हैं? कभी दिमाग पर, सर पर यहाँ चोट लग जाता है, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, ऐसा होता है क्योंकि मिड ब्रेन तुम्हारा फेल हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तो कौन सूचना को पढ़ेगा? सबका भाई काम बांट दिया गया है, सबका काम बांट दिया गया है, सब अपना अपना काम कर रहा है। तो ऐसे काम करता है। और हमारा पहला जो है फोर ब्रेन, ठीक है, पहला हमारा क्या है? फोर ब्रेन। आगे वाला दिमाग, आगे वाला दिमाग हमारा क्या है? 3 हिस्सों में है। एक थैलेमस, दूसरा हमारा हाइपोथैलेमस, और तीसरा हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम कहो चाहे सेरेब्रम, यही सबसे बड़ा सब पार्ट होता है। ये हमारे आगे वाले मस्तिष्क के 3 उपभाग हैं। आगे वाला जो हमारा जो दिमाग है, इसके 3 उपभाग हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। ये 2/3 लगभग यही होता है हमारे दिमाग का, सबसे बड़ा सब पार्ट है। और बताओ जी, थैलेमस क्या करता है? थैलेमस कोई बता सकता है थैलेमस क्या करता है? सर फीलिंग को बताता है, हमारे अंदर की फीलिंग्स को। नहीं, गलत है। स्वाद सर जो बाहर के तापों को नियंत्रित करता है ये थैलेमस, अंदर के टेम्परेचर को।
जो 3 बच गया था, कौन कौन चावल फटक रहा है जी? कौन चावल फटक रहा है? कोई खाना बना रहा है? लग रहा है कि सूप से कोई चावल फटक रहा है, खाना बना रहा है, पड़ रहा है, खाना से बना रहा है। ये हमारे 3 सेंसरी ऑर्गन को यही कंट्रोल करता है। जो छूट गया था, ठीक है, नोज यानी स्मेल। दूसरा छूट गया था कौन हमारा? टंग, स्किन। यानी हमारा क्या करेगा? टेस्ट। ये हमारा स्किन जो छूट गया था, त्वचा। यह स्किन क्या बतलाएगा? बाहर का या तो फील। टच बाहर का ठंडा है, गर्मी है, ठंडा है, गर्मी है, ठीक है, या बाहरी दर्द, बाहरी दर्द, ठीक है। तुमको कोई मार दे, तुमको कोई चोट लग जाए यहाँ से, तो त्वचा के पास की जो कोशिकाएं हैं तुरंत सूचना पहुंचाती है दिमाग को, देखो देखो देखो, ठीक है, देखो देखो थैलेमस कौन तो तुमको मार रहा है। और कौन मार रहा है जी? इधर राजा बाबू मार रहा है, जल्दी से उसको मारो एक झपट। तो तुरंत थैलेमस क्या करेगा? तुरंत ऑर्डर देगा कि मारो उसको तुम भी अपने हाथ से, ठीक है। तो ये हमारा स्किन से बाहर का जो, अभी जैसे बाहर गर्मी है तो हमारा स्किन सूचना दे रहा है दिमाग को, भाई बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी है, तू जल्दी से जाकर के पंखा में बैठो, ठीक है। तो हमारा थैलेमस कह रहा है छोड़ो गर्मी है तो रहने दो, हमको ये काम करना है, पहले कर देने दो। ये सूचना अपना क्या करता है? पहुंचाते रहता है, उसमें कमी नहीं करता है। और थैलेमस कहता है रुक जाओ भाई, हमको भी समझ में आ रहा है, तुम्हारा सूचना आ रहा है, हम जान गए बाहर गर्मी है, लेकिन ये काम करने के बाद में हम तुमको क्या करेंगे? घर में लेके चलेंगे, ठीक है। बाहर ठंडा है, तुरंत हमारे स्किन जो है, त्वचा जो है, जान जाता है इतना ठंडा है, तुरंत हाथ हम ऐसे करने लगते हैं, ठीक है। तो थैलेमस के पास तुरंत सूचना जाता है, थैलेमस कहता है ओ बाहर ठंडा है, ठीक है, हाथ में ग्लव्स लगा लो, स्वेटर पहन लो, ठीक है, मफलर लगा लो, ठीक है। तो तुरंत हमारा थैलेमस आदेश देता है। अगर थैलेमस कहेगा कि हाँ उतना ठंडा नहीं है, चलो इसी तरह से रहो, तो हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा ठंड बर्दाश्त करके रह जाते हैं। अब बहुत सारा लड़का क्या करता है? बहुत सारा लड़का 4-5 गो कुर्ता ठूस लेता है, ऊपर से क्या लगा लेगा? स्वेटर लगा लेगा, जैकेट लगा लेगा, और ही मिलेगा 14 साल ओढ़ लेगा। तो ये हमारा जो है तीन हमारे सेंसरी ऑर्गन को, 3 हमारे ज्ञानेंद्रियों को जो बाहर से सूचनाओं को एकत्र करके जो लाती हैं, वो उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा थैलेमस, यानी हमारा आगे वाला दिमाग। हम कह सकते हैं कि हमारा आगे वाला जो दिमाग है, अग्र मस्तिष्क जो है, यह जिम्मेवार होता है। लेकिन अग्र मस्तिष्क में जिम्मा किसको दिया गया है? थैलेमस को दे दिया गया है कि थैलेमस, अगर बाहर से तुमको कोई अगर पीट दे, अगर दर्द का एहसास हो कि कोई मारा हुआ है डंडा से, ठीक है, तो तुम बता देना भाई कौन मारा है, कितना दर्द है। अगर कोई खाना व्यक्ति खाए तो क्या चीज खा रहा है तुम तुरंत बता देना, ठीक है। कोई सूंघ रहा है, स्मेल ले रहा है, कहाँ का कैसा स्मेल है, ठीक है, ये थैलेमस बतलाता है। अब नाक से हम खींचे खूब सगरा है, थैलेमस कर है राम राम राम, तुम गंदा चीज सूंघ लिया, तुरंत क्या करेंगे? खराब सूंघ ली। ये हमारा कौन बतलाता है? थैलेमस बतलाता है। अगर थैलेमस न बतलाए तो सूंघते रहो, तुमको क्या पता है कि हम क्या चीज सूंघ रहे हैं? कचरा सूंघ रहे हैं कि बढ़िया चीज सूंघ रहे हैं? थैलेमस बताइए नहीं करेगा। लेकिन जब थैलेमस क्या करेगा? थैलेमस उसको विश्लेषण करने के बाद में कहेगा कि बेहुदा नहीं, तुम कचरा सूंघ रहे हैं, कचरा, तब तुरंत नाक वहां से क्या करेंगे? हटा देंगे। तो कोरोना में हमारा क्या होता है? कोरोना में हमारा यही नोज और टंग जो स्मेल और टेस्ट है दोनों गायब, यानी हमारा थैलेमस सही ढंग से काम नहीं करता है। कोरोना किसी व्यक्ति को हो जाता है तो गंध गायब हो गया है, स्वाद पते नहीं चलता है, इतना हूं नाक लगा के कुछ भी पता नहीं चलेगा, खाएगा कुछ भी तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका थैलेमस
काम नहीं कर रहा है। डीएक्टिवेट हो जाता है, उसका थैलेमस क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, बात हमारा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक है, आ रहा है सर। यह जो हमारा थैलेमस है, यह हमारा थैलेमस है ना। थैलेमस जो है, दो ग्रंथियां होती है कि ऐसे ऐसे ना, जब हम माइंड का फिगर बनाएंगे तो उसमें बताएंगे थैलेमस कहाँ होता है। दो ग्रंथि होता है थैलेमस। तो ध्यान दो, तो यह थैलेमस जो है तीन हमारे ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करता है, उनसे लाए हुए सूचनाओं को पढ़ता है, ठीक है, समझता है, और तब कहता है कि हाँ ऐसे इस तरह से करो, ऐसे करो। ठीक है, अगर हमारा थैलेमस काम ना करे तो देखो, थैलेमस जो होता है, अगर हम ज्यादा एल्कोहल पी लेते हैं तो उस समय हमारा थैलेमस भी क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। कैसे, अभी बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में एल्कोहल ले लिया हो, शराब पी लिया हो, ठीक है, और उसको तुम लात से मार दो, थप्पड़ मार दो, ठीक है, कहीं मार दो, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ठीक है कौन मार रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका थैलेमस क्या है, थैलेमस क्या है, काम नहीं कर रहा है। ये स्किन, और स्किन जो है कह रहा है कि देखो भाई तुमको कोई चीज मार रहा है, ठीक है, लाते से मार रहे हैं लोग, मुक्का से मार रहे हैं, डंडा से मार रहे हैं, ठीक है। अब थैलेमस बेचारा क्या है, डीएक्टिवेट है। अब डीएक्टिवेट है तो इससे बताने से क्या होगा, इसके बताने से क्या होगा, यह थैलेमस जब आदेश देगा, थैलेमस इधर से ये सूचना ले जाते हैं, उधर से फिर क्या देता है, आदेश देता है, अरे तुमको कोई मार रहा है, चलो 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 खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, अब तुम भी मारो। ठीक है, तो जो शराब जो पी लेता है, ठीक है, उसका क्या है, उसका सेरेबेलम तो डीएक्टिवेट हो ही जाता है, उसका थैलेमस भी क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, वो भी काम नहीं करता है। हाँ, लेकिन जब सुबह में जगेगा ना तब चलेगा, अरे बाप ये बाप दर्द हो रहा है, उसको का पता चला कि कौन मारा है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति बताएगा कि तुमको फलाना व्यक्ति मारा था, है? मारा था तो पी लिया था, तुम्हारा तो थैलेमस काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तुम्हारा जो स्किन है बार बार सूचना दे रहा है, बार बार सूचना दे रहा है कि देखो ये मार रहा है, मार रहा है। ठीक है, तो ये दर्द का एहसास तो यही कराएगा, यही कहेगा क्या है, तुमको कोई मार रहा है तो तुम ऐसे करो। यही बेचारा फेल हो गया था। बोलो, समझ में आ गया थैलेमस का काम? यस सर। सर। जी सर। थैलेमस का काम समझ में आ गया? जी सर। यस सर। चलो, उसको नोट कर लो। सर, हाँ, जब कहीं शरीर में कट फट जाता है तो मतलब इंजेक्शन दिया जाता है, तो इसी यही मतलब सुना जाता है टांगा के दौरान, जब बॉडी पे कहीं क्या? कट कट जाता है ना, कट फट जाता है मतलब बहुत ज्यादा, तो टांका दिया जाता है ना, तो उसको मतलब उसको सिलते हैं तो लोग तो मतलब इसी को ना सुन करते हैं। ना, ये सुन नहीं है होता ना? है। तुम्हारे ये वाला नहीं वहां होता है। वहां के जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, सूचना ले जाने वाला ही कोई नहीं है। यहाँ से सूचना ले जाने वाला कोई नहीं रहता है, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। वहाँ कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, पीला हार्ड पत्थर जैसा जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है मांसपेशी। ठीक है, तो कोई सूचना नहीं लेके जाता है। तब उसको क्या पता चलेगा, कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा तो बताओ, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आज चौक पर मर्डर हो जाता है, उनको पता चलेगा, कोई कहेगा तब ना पता चलेगा। यस सर। ठीक है,
ध्यान दो, यह जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये जो थैलेमस जो है, ठीक है, सबको देखो, जैसे नाक से जो सूचना ले जाती है उनको कहा जाता है घ्राण कोशिकाएं, घ्राण, ठीक है, घ्राण एक तरह की कोशिकाएं हैं, ये सूचना कहाँ ले जाती है? थैलेमस को। यहाँ से स्वादग्राही होती है, ठीक है, स्वादग्राही कोशिकाएं सूचना ले जाती है थैलेमस को। यहाँ से जो होता है, क्या होता है? थर्मो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर मतलब कि खास तरह की कोशिकाएं होती है, वो सूचना को थैलेमस तक, यानी कि कोई ना कोई क्या होता है, कोई भी सूचना को दिमाग तक लेकर जाने वाला वहां पर एक विशेष प्रकार का क्या होता है? सेल्स होते हैं, नर्व होते हैं, वही सूचनाओं को ले जाते हैं। आगे सीखेंगे। ये हमारा हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। यह एक ऐसा ग्रंथि है जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। यह सभी ग्रंथियों का क्या है? दादा है, पिट्यूटरी का बाप है, क्योंकि यह पिट्यूटरी को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, इससे क्या होता है? इससे नर्वस मतलब के हार्मोन निकलते हैं, वो लोग हम पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पर इसका काम क्या है मस्तिष्क में, ये समझा जाएगा, ठीक हमारे आगे वाले दिमाग में होता है, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस से हमको भूख, अगर हमको भूख लगा है जोर से, ठीक है, तो इसका एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। प्यास लगा हुआ है, एकदम हम प्यासे हैं, पानी पीना है, इसका फीलिंग कौन है, मतलब कौन एहसास दिलाता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपको किसी से घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, ठीक है, उसको देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो घृणा जो है, द्वेष की भावना जो है, कौन एहसास दिलाता है? हाइपोथैलेमस। गुस्सा किसी पर आ रहा है, किसी पर गुस्सा है, ठीक है, किसी बात को लेकर के, कोई मार दिया है, कोई बुरा कर दिया हुआ है, ठीक है, उस पर गुस्सा आ रहा है, यह कौन एहसास दिलाता है? आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपका क्या इच्छा है, क्या मन है, क्या हॉबी है, क्या बनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका जो हॉबी है, आपका क्या इच्छा है, मन है, ठीक है, ये एहसास कौन दिलाता है? आपको हाइपोथैलेमस, ठीक है। फीलिंग, वही फीलिंग किसी के प्रति, मतलब आपका फीलिंग कैसा है, आप किसी के बारे में कैसा सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है, किसी का फीलिंग यही फीलिंग का एहसास जो है यही दिलाता है कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है। लव यानी प्यार, जो आपके लिए काफी जरूरी है, ठीक है ना, लव यानी प्यार, ठीक है, इसका जो एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। किसी व्यक्ति को देख करके आपके मन में कैसा विचार आ रहा है, कैसा फीलिंग आ रहा है, प्यार वाला विचार आ रहा है, घृणा वाला विचार आ रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हमारे शरीर में आंतरिक दर्द है, जैसे हमारा सर दर्द कर रहा है, तो कोई हमारा कपार टोएगा तो उसको पता चलेगा कि इसका सर दर्द कर रहा है। हमारे पेट में दर्द है, ठीक है, अंदर हार्ट में दर्द है, तो हमारे आंतरिक दर्द को बाहर वाला व्यक्ति बताओ पता लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, नहीं सर। ये हमारे अंदर का दर्द है, तो ये अंदर का दर्द है, तो कोई ना कोई ऐसा हमारे शरीर में ऐसा पार्ट होना चाहिए जो हमारे शरीर के दर्द को समझ के, ठीक है, किसी के सामने व्यक्त करने वाला होना चाहिए, तो कौन है? हाइपोथैलेमस। तब ना हम जाते हैं कि डॉक्टर साहब देखी ना पेटवा में जब इसे तो दर्द करता रहती है से, ठीक बा, डॉक्टर साहब देखी ना जब तो जब हाथों दुखाता, कपड़े दुखाता, देहिए भारी भइल बा, ठीक बा, ये सब कौन फीलिंग, मत कौन एहसास दिलाता है? हाइपोथैलेमस। जितना भी आपके शरीर का आंतरिक, आपके मन में किसी के प्रति क्या है? घृणा है, गुस्सा है, प्यार वाली मतलब की फीलिंग है, मोहब्बत वाली फीलिंग है, किसी के प्रति अच्छा व्यवहार आ रहा है, खराब व्यवहार आ रहा है, आपका हॉबी क्या है, क्या बनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, आपका विचार कैसा है, ठीक है, ये सब एहसास कौन दिलाता है? हमारा हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है कि उससे बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है तो डॉक्टर के पास जाओ, बुखार का दवाई लो, ठीक है, इसका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये देखिए बाहरी ताप, बाहर का ताप कैसा है, ठंडा है, गर्म है, ये बाहरी ताप को थैलेमस, अंदर है तो हाइपोथैलेमस। इतना सारा जितना भी इसमें देख रहे हैं, इसमें जितना भी आप पॉइंट देख रहे हैं, सब आपके लिए जरूरी है, सब आपके लिए जरूरी है। अब बताओ, आपको भूख लगा हुआ है,
आपको जोर से भूख लगा हुआ है, हाइपोथैलेमस चुपचाप है, कहेगा तो तुमको भूख लगा हम क्या करें, ठीक है, तुमको भूख लगा लो तुम जाओ, वो कुछ बतेबे नहीं करेगा, एहसास से नहीं दिलाएगा, चुपचाप रहेगा, तो उस समय पता नहीं चलेगा कि हमको भूख लगा हुआ है। प्यास लग जाए, ठीक है, प्यास लग जाए, तुम्हारा मुंह एकदम सूख रहा है, हाइपोथैलेमस क्या करे, चुपचाप लगाया हुआ है, तो तुमको पता नहीं चलेगा कि प्यास लगा हुआ है। तो यह प्यास का एहसास हाइपोथैलेमस दिलाता है, ठीक है। यहाँ से प्यास की जो फीलिंग है, आपका हाइपोथैलेमस कहता है भाई तुमको प्यास लगा हुआ है, जाओ, ठीक है, फ्रिज से बोतल निकालो और ठंडा पानी पी लो, तब हम जाते हैं, ठीक है। हमारा हाइपोथैलेमस ऐसा कह देता है, प्रेरित कर देता है कि हमको उठ के जाना होता है। हम बोलते हैं अपने मम्मी से पानी दो, प्यास लगा हुआ है, तो आपका हाइपोथैलेमस सूचना दे देता है, भूख लगा हुआ है, हाइपोथैलेमस बता देता है, ठीक है, भूख लगा हुआ है, खाना मांग के खा लो, ठीक है। हाइपोथैलेमस बताता है कि मम्मी आज हम हलवा खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, चिकन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, आज ये चीज खाने का मन कर रहा है, आज हमारा ये इच्छा है, आपका हाइपोथैलेमस कहता है, ठीक है, आपका हाइपोथैलेमस कहता है, ठीक है, आपका हाइपोथैलेमस कहता है क्या है, उससे व्यक्ति वो दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, बुरा व्यक्ति है, उसे घृणा करो, द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, ये आपका हाइपोथैलेमस बतलाता है, ठीक है। किसी के प्रति आपको प्यार आ रहा है, किसी के प्रति आपको प्यार आ रहा है, आप उससे प्यार कर रहे हैं, ठीक है, उससे मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये फीलिंग कौन दिलाता है, आपका हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जिम्मेवार है, वह उसी के अंदर तो फीलिंग है, हाइपोथैलेमस के अंदर ही फीलिंग है, ठीक है, अच्छा बुरा, ठीक है, घृणा करना है, किसी से प्यार करना है, तो आपका हाइपोथैलेमस जिम्मेवार है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं अपने भाषा में, हम लोग अपने भाषा में कहते हैं हमारा दिल टूट गया, हमारा दिल टूट गया, ठीक है। अब बताओ, अगर किसी व्यक्ति का दिल टूट गया तो रक्तवा कौन पंप कर रहा है जी, ब्लड कौन पंप कर रहा है, बताओ, दिल टूट जाएगा तो पंप होगा रक्त, बोलो। नहीं सर, नहीं होगा। हम कहते हैं हमारा दिल टूट गया, और तुम्हारा दिल टूट गया, तुम जिंदा हो, इसका मतलब कि तुम्हारा हार्ट काम कर रहा है, जब हार्ट टूट जाएगा तो हार्ट पंप ही नहीं करेगा, तुम मर जाओगे। लेकिन हम कहते हैं हमारा दिल टूट गया, ठीक है, उसके हाँ, हमारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, हमारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, दिल में ब्लड के लिए जगह ही नहीं है, कि कौन तुम्हारे दिल में कोई आएगा जी, है, अब हमारे दिल में कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। दिल में केवल क्या जाएगा, 5 लीटर ब्लड जाएगा, पंप होगा, पूरे शरीर में जाएगा, फिर ब्लड जाएगा, फिर पंप होगा। हम क्या कहते हैं, आपके हमारे हमारे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, चाहे तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। उसने हमारा दिल तोड़ दिया, ठीक है, किसी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, आपका हाइपोथैलेमस कह रहा है, आपका हाइपोथैलेमस कह रहा है, क्योंकि इसी के अंदर फीलिंग है, यही समझ गया कि वो तो बुरा लड़की है, ठीक है, वो बुरा लड़की है, ठीक है, वो हमारा दिल तोड़ दी। आपका हाइपोथैलेमस बताता है वो अच्छी लड़की नहीं है, आपके अंदर फीलिंग वो ला रहा है, न कि हार्ट ला रहा है। हार्ट बेचारा क्या है, जब से जन्म लिया है तब से परेशान है, केवल रक्त को पंप करा रहा है, रक्त को पंप करा है, उसको फुर्सत है जी, उसको फुर्सत है, दिल के अंदर फीलिंग है, बताओ तो, दिल के अंदर फीलिंग है, दिल के अंदर कोई फीलिंग नहीं, कोई फीलिंग दिल नहीं के है। अंदर कोई फीलिंग नहीं है। अगर दिल के अंदर फीलिंग होता, दिल के अंदर फीलिंग होता तो इसमें कहीं ना कहीं दिल के बारे में चर्चा होता। तो हमारे हार्ट में फीलिंग नहीं है, हमारे हाइपोथैलेमस में फीलिंग है। यह फीलिंग लाता है, यह किसी के प्रति अच्छा विचार लाता है, बुरा विचार लाता है, प्यार वाला विचार लाता है, ठीक है, मोहब्बत वाला विचार लाता है। तो हमारा हाइपोथैलेमस विचार क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, जिम्मेवार है, ठीक है। तो अब से और आज से आप लोग मत कहिएगा, आप हाँ, गाना में सब होता है, गाना में सब चलता है, गाना सुनते हैं तो गाना में कहता है दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ठीक है, उसने दिल तोड़ दिया, उसने दिल तोड़ दिया, बुरा क्यों माने, ठीक है। बहुत बहुत तरह का गाना, हाँ, कहता है कि दिल है कि मानता नहीं, दिल कहे दिए मानेगा, दिल अपना रक्त पंप करेगा, ठीक है। तो हाँ, किसका माइक चालू है, किसका माइक चालू है, बोलो तो। आदित्य कुमार गुप्ता। क्या दिक्कत है उसको भी,
आदित्य को क्या दिक्कत है? 2 महीना पढ़ते हो गया, बताओ, उन लोगों को समझ में नहीं है कि कब माइक चालू करना है, कब बंद करना है। समझ में नहीं आ रहा है, समझा रहे हैं तो बताओ। ठीक है, अब आज से आप लोग मत कहिएगा, ठीक है, आज से आप लोग कहिएगा कि हाइपोथैलेमस पागल है, हाइपोथैलेमस दीवाना है, उसका हाइपोथैलेमस टूट गया, उसका हाइपोथैलेमस ये हो गया, उसके हाइपोथैलेमस में हमारे लिए जगह नहीं है, यह हाइपोथैलेमस जिम्मेवार है। हम जिम्मेवारी किसको देते हैं? दिल को देते हैं। कहते हैं कि दिल हमारा तोड़ दिया। दिल कोई नहीं तोड़ता है, दिल कभी टूटेगा ही नहीं, दिल के अंदर वैसा फीलिंग ही नहीं है। दिल तो केवल एक ऐसा अंग है जो केवल हार्ट को पंप करता है, उसके अंदर फीलिंग कहाँ है? फीलिंग है हमारे हाइपोथैलेमस के पास। तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या है? हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, टूट गया। चाहे हमारे हाइपोथैलेमस में उसके लिए कोई जगह नहीं है, चाहे उसके हाइपोथैलेमस में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। हाइपोथैलेमस टूटता है, हाइपोथैलेमस दीवाना होता है। हाइपोथैलेमस है कि मानता नहीं। हम कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। दिल तो मान नहीं रहा है, आपका हाइपोथैलेमस नहीं मान रहा है। ये आपके हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक है। तो अब से हम लोग यही कहेंगे, उसने हमारा हाइपोथैलेमस तोड़ दिया है, ठीक है, उसके हाइपोथैलेमस में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये सब जो है, जितनी भी फीलिंग है, प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं, ये हमारा हाइपोथैलेमस लाता है। वही आपके मन को क्या करता है? विचलित करता है। दिल टूटता नहीं है, ना दिल जुटता है। दिल का मात्र एक ही काम है, हार्ट को, ब्लड को पंप करना। किसका माइक चालू है? सर हाँ, किसका माइक चालू है? जो फिल्म में वो होता है दिल वाला मतलब गाना, उसमें क्यों दिल का चर्चा करते हैं? कहिए ना कि गाना में केवल चलता है, तो गाना में चलता है। मतलब गाना तुम सुनते रहो, बायोलॉजी में नहीं होगा। मतलब ठीक है, क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सब। और जो गाना बना रहा है उससे कहो। अब बताओ, हाइपोथैलेमस का फिगर ऐसे होता है, हम ऐसे बना दिए, इससे क्या कुछ आ रहा है फीलिंग, लेकिन अभी ऐसे बना देंगे तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब गाना में होगा, ठीक है। वो गाना में सब बनाते रहे, दिल टूटता रहे, दिल है कि मानता नहीं, वो सब कहता रहे दिल तो पागल है। लेकिन हमारा यहाँ हाइपोथैलेमस पागल होता है, हाइपोथैलेमस टूटता है, हाइपोथैलेमस में कोई जगह नहीं होता है। बताओ, दिल का कोई हम ऐसा काम पढ़ाए हैं, बायोलॉजी में दिल का कोई ऐसा फंक्शन है जहां हमें बताए हैं कि दिल हमारा जो है क्या करता है? टूट जाता है कभी काल दिल हमारा पागल हो जाता है। बताओ, ऐसा कहीं है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। सर, 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 रहता तो पढ़ा जाता। हाँ, सर जो विशाल पूछा है ना कि मतलब दिल का क्यों लोग मतलब बात करते हैं, हाँ, तो हाँ, बताओ। सर हमको सर लगता है ना कि जैसे मतलब जैसे कोई भी हम लोग ऐसी बातें सोचते हैं, हमारा हाइपोथैलेमस ऐसी बातें सोचता है, तो शायद जो हृदय का जो धड़कन होता है वो तेज हो जाता है, तो स्पष्ट रूप से वो धड़कन ही हम लोग को दिखाई देता है, इसीलिए लोग इन बातों को हृदय से जोड़ देते हैं। हाँ, ये तुम्हारा हो सकता है। फिर हमारा हार्ट बीट क्या होता है? कम बेसी होने लगता है। जी सर, इसीलिए सब लोग ऐसी बातों को हार्ट से जोड़ देते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो हार्ट बीट हमारा कम बेसी हो सकता है, ठीक है, ये सही है। लेकिन दिल कभी टूटता नहीं है, ठीक है। दिल में किसी के लिए, किसी भी व्यक्ति के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। दिल में किसके लिए जगह है? ब्लड के लिए। ब्लड के लिए, ब्लड के लिए, ब्लड के लिए। ब्लड के लिए। आपका हार्ट बीट कम बेसी हो सकता है, ठीक है, धड़कना उसका क्या हो सकता है? ज्यादा या कम हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आपका दिल टूट जाए, आपका दिल पागल हो जाए। दिल पागल हो जाएगा तो आप मर जाइएगा, ठीक है, ध्यान दो। अब आपका सेरेब्रम लास्ट टॉपिक आ गया, ठीक है। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर, सर। यस सर, आ गया है। यस सर, समझ में आ गया है। यस सर, आ गया है। कभी भूलिएगा नहीं। नहीं सर। नहीं सर। ये वाला तो सबसे बढ़िया से आया होगा समझ में।
यस सर। जी सर। जी सर। चलिए अब देखिए हमारा जो सेरेब्रम है, जो हमारे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, 2/3 भाग होता है, ठीक है। यह प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। यह जितने भी हमारे दिमाग में बुद्धि का, चतुराई का, ज्ञान का बात आता है, ठीक है, स्मरण शक्ति का बात आता है, ठीक है, बुद्धि का, चतुराई का, ज्ञान का, स्मरण शक्ति, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, हमारा दिमाग तुरंत कोई प्रश्न पूछता है, तुरंत हम जवाब दे देते हैं, ठीक है, या हम किसी चीज को याद करके रख लेते हैं स्टोर के रूप में, ठीक है। परीक्षा आएगा तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे। इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? हमारा सेरेब्रम होता है, ठीक है। सेरेब्रम कहिए तो सेरेब्रम जो हमारा जो है क्या है, जैसे मोबाइल में हमारा क्या होता है? मेमोरी कार्ड होता है, रोम होता है ना, रोम, ठीक है। यस सर। जो जो चिप होते हैं, उसी चिप के तरह हमारा क्या है? कि मेमोरी कार्ड है, एक मेमोरी कार्ड है हमारे दिमाग में, ठीक है। यह मेमोरी कार्ड जितना ही बड़ा होगा, समझो 2/3 है, कहीं 3/3 होता तो 16 आना ये हो जाता, लेकिन 3 हिस्सा में 2 हिस्सा यही है, ठीक है। तो जितना भी हम क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, ये सारा जाके कहाँ स्टोर होता है? हमारे सेरेब्रम में होता है, हमारे सेरेब्रम में होता है। अभी हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, कोई चीज बताए हैं, सवाल बताए हैं, यहाँ बताए हैं, ये आपके कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? आपके सेरेब्रम में हो रहा है, आपके प्रमस्तिष्क में हो रहा है। प्रमस्तिष्क में जाके डाटा स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है। यही जब आपको अल्जाइमर हो जाता है, तो आपका पूरा डाटा क्या हो जाता है? रीस्टोर हो जाता है। जैसे मोबाइल में क्या मार देते हैं? पूरा रीस्टोर, ऑल रीस्टोर, तो पूरा सब कुछ क्या हो जाता है? वीडियो वीडियो, गाना साना सब वही अल्जाइमर और एमनेसिया में यही हमारा सेरेब्रम क्या हो जाता है? पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाता है, जा पूरा खत्म। जो याद किया था, क्या किया था, सब क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, सब खत्म, ठीक है। तो यही हमारे बुद्धि के लिए, चतुराई के लिए, ज्ञान के लिए, स्मरण शक्ति के लिए यही जिम्मेवार होता है। कौन? सेरेब्रम। यह हमारे क्या है? मेमोरी कार्ड की तरह है, ठीक है। इसमें कोई भी डाटा क्या होता है? जाके स्टोर होके क्या हो जाता है? रह जाता है। कोई तो ऐसा डाटा है कि उसको कितना साल बाद निकालो तो उसमें क्या हो जाएगा? बता देगा कि हाँ। और हम लोग पढ़ लिए हैं, बूढ़े भी हो जाएंगे तो बताओ, ये भूलेगा? नहीं भूलेगा। नहीं सर। हाँ, तो कुछ ऐसी चीजें हम सीख लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद हो जाता है, वो कभी भूलता नहीं है। वो हमेशा जब तक मरेंगे नहीं तब तक याद रहेगा। इसके लिए जितना भी हमारा है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में स्टोर करके कहाँ रखते हैं? सेरेब्रम में रखते हैं। तो सेरेब्रम हमारा इसी के लिए क्या है? जिम्मेवार है। अब जाकर के तुम लोगों का जो मस्तिष्क जो है, केंद्रीय मस्तिष्क का ब्रेन जो है, पूरा खत्म हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। इसको उतार लिया जाए। आशा है अब दिमाग से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा।